चलिए प्रारंभ करते हैं अपना एक नया अध्याय, अध्याय 8, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं, सबसे पहले तो इस शब्द को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा देश एक संघीय देश है और संघीय देश होने के नाते हमारे देश में जितनी विविधता है, जितनी डाइवर्सिटी है, उतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं, उतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है जितना हमें लगता है। हर व्यक्ति की अपनी, जब एक घर में लोगों की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, तो ये तो इतना बड़ा देश है और इस देश के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस होना लाजमी है। अपनी अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होना लाजमी है। अपनी जरूरतें अलग कैसे होती हैं? अपनी जरूरतें अलग होती हैं अपने परिवेश के कारण। मेरी जरूरतें और आपकी जरूरतें सेम क्यों है? क्योंकि हम सब एक जैसे प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, हमारी एक जैसी भाषा है, तो हम में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। किस प्रकार की विविधता हमारे देश में नहीं मौजूद, ये कहिए? भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है। क्या नहीं है हमारे देश में विविधता के आधार पर? सब आधारों पर हमारे देश में विविधता मौजूद है और इस विविधता को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। इन विविधताओं में जो हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना इतना आसान नहीं है। तो अब आप चल रहे हैं भारत के इन राज्यों के बारे में पढ़ने, इन राज्यों का आपके देश की सरकारों से क्या मांग है, इस चीज को समझने कि हर राज्य, अब आप जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो इन 28 राज्यों को एक साथ रखना कोई आसान काम नहीं है। हर राज्य की अपनी अपनी कुछ विशेष जरूरतें हैं और उन विशेष जरूरतों को किस प्रकार से हमारी सरकार ने पूरा किया है, मतलब केंद्र सरकार ने किस प्रकार से पूरा किया है और इनको किस प्रकार से हमारे साथ जोड़कर रखा हुआ है। आप चल रहे हैं इस चीज को समझने, पढ़ने बहुत विस्तार से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले तो अध्याय में क्या है ये समझते हैं, फिर उसके बाद अध्याय को हम विस्तार से समझेंगे। फिर हम इस अध्याय को बहुत विस्तार से समझेंगे कि ये अध्याय क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हमें, ये क्या होती है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। बहुत विस्तार से समझेंगे हम, बहुत ही विस्तार से, ठीक है। आजादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली। आप सबको पता है पहले 10 सालों में तो हमारे देश के निर्माण पर ही हमें काम करना पड़ता रहा। पहले तो हमने अपने देश को संगठित किया, फिर उसके लिए एक बेहतर आर्थिक नीति का निर्माण किया, फिर उसके राजनीति का सूत्रधार किया। इस प्रकार से हमें अपने देश को बनाने में ही 10 साल लग गए थे। पहला दशक जो हमारे देश की आजादी का पहला दशक था, वो हमारे देश के विकास, हमारे देश के संगठन, हमारे देश के संगठित ढांचे के निर्माण का दशक था। मतलब कह सकते हैं आप, उसमें हमने अपने देश की नींव डाली थी, समझ में आई बात। उसके बाद हमने अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया। मूलभूत समस्या, आप सबको पता है कि हमारे देश में उस समय इतना अनाज तक नहीं उगता था कि हम अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। इतना भी हमारे देश में अनाज नहीं उगता था। तो हमने किस प्रकार से अपनी अनाज, पेट की समस्या का निवारण किया, किस प्रकार से हमने देश को संगठित किया, देश की भूख को
समाप्त किया, और हमने फिर देखा कि हमारे देश का हमारे पड़ोसियों के साथ किस प्रकार की अनबन हुई। हमने उससे अपने आप को निकालने के लिए जो हो सका, संभव हो सका, वो प्रयास किए, और आज आप देख रहे हैं कि हमारा देश एक प्रगति की राह पर चल रहा है। और ये इतना आसान नहीं था। अभी तो आपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समझा ही नहीं है, अब आप चल रहे हैं हमारे देश के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने, कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार के विवाद हुए। हमारे देश के बन जाने के बाद जो ये इतने सारे राज्य हैं, इन राज्यों के बीच में भी किस प्रकार के अंदरूनी विवाद हुए, अब वो चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। सुनिएगा, हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियां आई। समझ में, एक दिन में जैसे घर नहीं बनता, एक दिन में जैसे परिवार नहीं बनता, उसी प्रकार से एक दिन में कोई देश भी नहीं बनता। उसे बनने में बहुत समय लगता है। और अब जब हम राह में निकलते हैं तो राह में आने वाली चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो वही चीजें हैं। अब आप चल रहे हैं समझने कि देश जब चलने लगा तो देश के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आई, ये आप चल रहे हैं अब समझने कि देश ने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और उनका किस प्रकार से निवारण किया, और देश को किस प्रकार से आगे ले जाया गया। ठीक है, आगे सुनो। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियां आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी कि उनका समाधान पूरी तरह से ना हो सकता था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग इलाके के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे के हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभी हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खींचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। आप सबको पता है, आजादी एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारे देश में भी कुछ क्षेत्रों से ऐसी मांग उठी कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें अपने आप को एक अलग देश बनाना है या अपने आप को एक स्वतंत्र प्रांत बनाना है। तो उन समस्याओं से हमने कैसे निपटारा किया, हमने उनको किस प्रकार से शांत किया और अपने अंदर किस प्रकार से सम्मिलित किया। उन्होंने इन मांगों को पूरा करने के लिए हथियारों का भी सहारा लिया, फिर भी हमने उनको किस प्रकार से शांत किया और अपने आप में किस प्रकार से मिलाए रखा। इस चीज को हम इस अध्याय में बड़े विस्तार से समझेंगे कि हमने किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान किया और अपने आप को संगठित रखते हुए इन लोगों को शांत किया। आगे सुनो। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौतों के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सके। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा कैसे होती हैं और इनको ताकत कहां से मिलती है अपनी बात को उठाने की। हमें सबसे पहले समस्या के जड़ को समझना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसकी समस्या की जड़ को समझना पड़ेगा। जब तक हम उस समस्या की जड़ को नहीं समझेंगे
तब तक हम किसी भी चीज का निवारण नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी चीज का निवारण नहीं कर सकते। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनाव के प्रति क्या कदम उठाए, फिर भारत सरकार ने इन समस्याओं के साथ किस प्रकार से निपटारा किया और किस प्रकार से अपने देश की एकता को बनाए रखते हुए इन सभी समस्याओं को मिटाया। किस प्रकार से भारत सरकार ने इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस समस्या का निवारण किया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा और लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयां आती हैं। आप ये समझोगे कि ये जो लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र जितना अच्छा है ना, उतना ही कभी कभी देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए कभी कभी कुछ कठिनाइयां भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि यहाँ पर जो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई काम है तो उस काम को होने में एक लंबा समय लगता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब तक आप उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संपूर्ण रूप से निर्वहन नहीं करते, तब तक आप देश में किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब एक लंबा समय लगता है और यहाँ पर सरकारें एक समय अवधि के लिए चुनी जाती हैं। उस समय अवधि के बाद सरकारों में परिवर्तन होता है और जब सरकारों में परिवर्तन होता है तो नीतियों में भी परिवर्तन होता ही होता है। तो ये लोकतंत्र और इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच में हमने किस प्रकार से संतुलन साधा और देश की अखंडता को किस प्रकार से हमने बनाए रखा, ये समझेंगे हम। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है, और ये भी हम सीखेंगे कि लोकतंत्र में विविधता को बनाए रखते हुए देश को एकजुट रखने के लिए हमें किस किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हमारे देश के लोकतंत्र पर भी किसी की तरह से आंच ना आए और हमारे देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे। हमारे देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे, उस पर भी किसी प्रकार की चोट ना आए, उस पर भी किसी भी प्रकार की चोट ना आए। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में चल रहे हैं समझने, बहुत विस्तार से, बहुत ही विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं क्षेत्र और राष्ट्र। ये क्षेत्र और राष्ट्र क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें क्षेत्र क्या है और राष्ट्र क्या है। क्षेत्र क्या है और राष्ट्र क्या है? तो 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। 1980 क्या हुआ? कौन सी हुई? क्या हुआ सचिन? बता दो। कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं हुआ तो हंस क्यों रहे? स्वायत्तता का मतलब क्या होता है बताओ? स्वायत्तता क्या होती है? क्या है स्वायत्तता? एस्पिरेशंस। क्या है स्वायत्तता? अर्थ पूछा। जो परेशानी, स्वायत्त होना, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना, अपनी इच्छाओं के साथ जीना। स्वायत्तता की मांग मतलब एक प्रकार की ये भी आजादी की मांग, ये भी एक प्रकार से आजादी की मांग है कि हमें आजाद होना है, हमें अपने जीवन को, अपने रीति रिवाजों को अपने अनुसार जीना है, हमें अपनी शर्तों पे जीना है, हमें किसी के अंडर रहते हुए जीने की आदत नहीं है। तो ये जो स्वायत्तता, 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जा रहा है, अपने हकों की मांग का दशक कहा जा रहा है, अलगाव की बात कहने वाले दशक के रूप में कहा जा रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हमें बेहिसाब आजादी, हमें अपनी आजादी में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, हमें कोई दूसरा ऑर्डर ना दे, हमें हम खुद चलाएं, इस चीज की आजादी चाहिए। हमारा ऑर्डर चले, हम पर हमारा ही शासन हो, हम पर किसी और का शासन ना हो। भाई एक बात है कि भारत एक संघीय राष्ट्र है, तो संघीय राष्ट्र होने के नाते हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें, एक है जो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है और एक है
जो क्षेत्र राज्यों में रहते हुए राज्यों के लिए काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं राज्यों को केंद्र सरकार के आदेशों का निर्वहन करना ही पड़ता है। तो इन राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो कहते हैं हमें केंद्र सरकार के आदेशों को नहीं मानना, हमें हमारे ऊपर हमारा ही शासन चाहिए, हमें किसी दूसरी मतलब किसी और केंद्रीय ताकत की जरूरत नहीं है। तो ये जो मांग थी इसी को स्वायत्तता की मांग माना गया है। आगे सुनोगे तो अभी भी ऐसे राज्य हैं यहाँ पर। ऐसे क्यों? अब खालिस्तान की आवाज उठ रही थी, यही है एक चीज। भैया बंगाल में भी ऐसा है? बंगाल में नहीं तो पर पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसा था, अब नहीं है, अब नहीं है, अब बहुत कम होता जा। जो कश्मीर है, कश्मीर में भी कुछ ऐसी ही मांगे हैं, समझ में बात? कश्मीर भी अपने आप को भारत से अलग मानता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। अब जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसकी बदहाली हमसे भी ज्यादा है, तो अब वो पाकिस्तान में मिलने का ख्वाब नहीं देख रहे, और वो पहले भी नहीं देखते थे, पहले भी उन्हें पाकिस्तान में नहीं जाना। अभी मैं आपको कश्मीर के ऊपर विस्तार से पढ़ाऊंगा। अब चाहे कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों ना बन गया हो, कश्मीर और लद्दाख, लेकिन फिर भी इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे देश का सिर है। ये हमारे देश का क्या है? सिर। और जब तक सिर सुरक्षित नहीं होगा तब तक शरीर कितना भी सुरक्षित कर लो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर किसी को रखना है तो वो किसको रखना है? सिर को। सिर खराब तो सब खराब। आगे सुनो। इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए, सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरे। मतलब ये जो आपको लगता है ना कि स्वायत्तता की मांग बहुत आसानी से हो गई और सरकार ने बहुत आसानी से उनकी मांगों को या समझौते करे, ये इतना आसान नहीं था। इसने हमारे देश को अंदरूनी रूप से बहुत चोट पहुंचाई, इसने हमारे देश की जनता को बहुत चोट पहुंचाई। उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी मांग उठाने के लिए हथियार उठाए, तो सरकार ने भी उनको रोकने के लिए हथियार उठाए। मैंने बताया ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ खतरनाक है तो वो है गरीबी, वो है असुविधाएं। अगर आपको असुविधाएं झेलनी पड़ेंगी तो आप हमेशा उस शासन से अलग होना चाहेंगे जो शासन आपके ऊपर शासन कर रहा है। आप हमेशा उससे अलग होना चाहेंगे। और हथियार कभी भी अपनी मांग को उठाने का सही रास्ता नहीं है। हथियार कभी भी अपनी मांग को उठाने का सही रास्ता नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने कभी हथियारों का रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि हथियार उठाने से दोनों तरफ से खूनी लड़ाई होगी और खूनी लड़ाई से क्या होगा? खूनी लड़ाई से मौत होगी, मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और आपकी बात
कुछ ही दिनों में दब जाएगी। आपकी मांग कुछ ही दिनों में दब जाएगी। अभी आप खुद देखोगे, हथियार जब उठते हैं ना तो हथियार मौत लाते हैं, दोनों पक्षों के लिए, एक पक्ष के लिए नहीं। यहां जीतता वही है जिसके पास ज्यादा ताकतवर हथियार होते हैं, और एक देश की सरकार से ज्यादा ताकतवर हथियार किसी के पास नहीं हो सकते। समझ में आई बात? एक देश की सरकार के ज्यादा ताकतवर हथियार किसी के पास नहीं हो सकते। जब दो देश की सरकारें लड़ती है ना तो आप भी जानते हैं वही जीतता है जिस देश की सरकार के पास ज्यादा ताकतवर हथियार होते हैं। जीतता वही है, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। नुकसान दोनों को होता है। एक को 10 होता है तो एक को 8 होता है, बस डिफरेंट इतना ही रहता है, अंतर सिर्फ इतना ही रहता है, लेकिन नुकसान दोनों को ही होता है। नुकसान दोनों को ही होता है, और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना भी हम प्रयास क्यों ना करते रहें। समझ में आई बात? तो अगर हमें अपने देश को संगठित रखना है तो हमें अपनी बातों को भी शांतिपूर्ण तरीके से रखना बहुत जरूरी। लगता तो है बहुत अच्छा कि हथियार के साथ हम अपनी आवाज उठाएंगे और हमारी सरकार हमारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। अरे मूर्ख है वो लोग जो मानते हैं कि हथियार के माध्यम से हम अपनी बात को मनवा लेंगे। अरे वो भी तो कम ताकतवर नहीं है ना, वो भी तो सरकार है। सरकार के पास जितने हथियार हैं उतने हथियार आपके पास नहीं है। समझ में आई बात? तो इन्होंने हथियार उठाए और हथियारों का जवाब भी इन्हें हथियारों से मिला। हथियारों का जवाब भी हथियारों से मिला। इन्होंने अपनी ही सरकारों को भंग करा दिया जो इनकी हक की बात कहती थी। चुनाव रुके, चुनाव रुकेंगे तो आपकी आवाज भी रुकेगी, जो प्रक्रिया है आवाज उठने की वो भी रुक जाएगी। चुनाव तो एक प्रक्रिया है ना जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज उठाते हैं, और चुनाव भंग तो इसका मतलब आपकी आवाज भी भंग, आप गूंगे हो गए, आप गूंगे हो गए। आगे सुनो, भारत सरकार का नजरिया। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या है गांधी जी के ऊपर आपके विचार? अरे बोलो सचिन, बोलना ही है, अच्छी बात है, बोलो। भैया नहीं, वो बात थोड़ी लॉजिक नहीं है, वो बात में ऐसे बोला। अच्छा ऐसी है, बोला कि गांधी जी लाठी क्यों चलते हैं? मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी अहिंसावादी थे, हाँ। खुद तो लाठी लेके चलते थे। तो लाठी क्या है? वही तो लाठी तो रास्ता साफ करने के लिए भी, वही तो कह रहा हूँ, लॉजिक नहीं है ना। लाठी के तो बहुत उद्देश्य है ना, ठीक है। आगे शांत रहो, ठीक है। भारत सरकार का नजरिया, भारत सरकार का नजरिया। तो भारत सरकार ने इस पर क्या सोचा और इसको किस प्रकार से इस समस्या का निवारण किया, ये जानते हैं और समझते हैं। सत्यम थोड़ा शांत रहो, ठीक है, नहीं तो कल जैसे बाल मुकुंद मिश्रा के पसीने छूटे थे वैसे आपके भी छूट जाएंगे, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों से बार बार गुजरी है। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने सबको दे रखा है कि आप अपनी भाषा बनाए रख सकते हैं, आप अपनी संस्कृति बनाए रख सकते हैं, आप अपनी भाषा के हिसाब से चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। आप कोई काम नहीं कर सकते। भारत के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते हैं। आप भारत के अंग हैं और भारत के अंग आपको बना रहना होगा। क्यों? क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हो जाएंगे और हम नहीं चाहेंगे अपने आप को अधूरा करना। आपको लगता है कि आप अलग होकर बहुत विकास कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको कोई और छीन ले जाएगा।
आप पर कोई और आक्रमण कर देगा। समझ में आई बात? आप पर कोई और आक्रमण करके आपको लूट लेगा। परिवार में भी तो ऐसा होता है ना। परिवार का जो मुखिया होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि अपने घर को तोड़े। वो कभी अलगाव नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अलगाव घर की बर्बादी है। इससे घर को बहुत नुकसान होगा और बाहर वाले को बहुत फायदा होगा। इसीलिए भारत अपने इन राज्यों को कभी भी अपने से टूटने से रोकता रहता है, इनकी गलत मांगों को दबाता है। और गलत मांगों को दबाना कहीं से गलत नहीं है, और सही मांगों को दबाना बहुत गलत है। और भारत ने जब जब सही मांगे हुई हैं तब तब उन मांगों को माना है, तब तब उन मांगों को उसने माना है। क्या हो गया? रख दो उनका पर्स उनके पास। ज्यादा पर्स दिखाने का शौक हो रहा है? अपने आप निकाला, इसने कल निकाला था। तो रख दो। चलो, हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि क्षेत्र को नाकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। देखो, भारत ने कभी भी किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को, भाषा को कभी दबाने का प्रयास नहीं किया। द्रविड़ ने आंदोलन, ये आपके तमिल लोगों ने आंदोलन किया तो उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। तो हमने कभी भी किसी की भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाया नहीं है। जो उचित क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी, हमने कभी भी उनको दबाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको अपनी भाषा संस्कृति को मानने का अधिकार दिया गया है तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप भारत की एकता और अखंडता पर चोट करें। आपको भारत के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। आपको भारत की एकता के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। आप अपनी संस्कृति भाषा बोले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत के साथ, भारत भूमि के साथ गद्दारी करें, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भारत को तोड़ने का प्रयास करें, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात? और जो ऐसा करेगा उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। समझ में आई बात? हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने क्षेत्र की बात, आपकी क्षेत्र की कोई समस्या है तो आप अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं, उसका निवारण करना उसकी भी सही तरीके हैं। आप सही तरीके से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, और अगर उसका निवारण नहीं होता तो फिर गलत है। लेकिन अगर आप उन समस्याओं को उठाने का सही रास्ता ना अपनाकर गलत रास्ता अपनाते हैं तो आपकी उन समस्याओं का निवारण नहीं होगा, लेकिन आपका निवारण जरूर कर दिया जाएगा। आपका निवारण जरूर कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? हर मुद्दे को उठाने का भी एक तरीका होता है, हर समस्या को उठाने का एक तरीका होता है, और अगर आप उन तरीकों का निर्वहन नहीं करेंगे तो आपको सही तरीके में लाना भी सरकार को आता है। ये सब बजने दो, डिक्लाइन कर दो, ठीक है। हमें समस्याओं का निवारण करना भी आता है, ठीक। आगे सुनो। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है, और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। हमारे देश ने कभी भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, संस्कृति को राष्ट्र के खिलाफ नहीं माना। मैंने पहले ही बता दिया आपको,
कि आप अपनी भाषा बोले, आप अपनी संस्कृति का निर्माण करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत के खिलाफ जाने का प्रयास करें तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने हर राज्य को भाषा के आधार पर ही तो बनाया है। तेलंगाना ने मांग करी, तेलंगाना को भी तो हमने बनाया ना भाषा के आधार पर। अगर नहीं बनाया तो बोलते हैं तो क्योंकि हमने आपकी अपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को रिस्पेक्ट दी है, तो आप भी हमारे देश को रिस्पेक्ट दें, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको ये अधिकार, ये जो आप फालतू बोल रहे हैं, ये अधिकार भी किसने दिया है? आपको भारत के संविधान ने दिया है। आप जो इतनी मांगे कर पा रहे हैं, वो मांगे आप तभी कर पा रहे हैं जब आपको भारत के संविधान ने आपको ये अधिकार दिए हैं। आपको ये अधिकार ही नहीं दिया होता भारत के संविधान ने कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं बनाए रखो, आप अपनी संस्कृति के हिसाब से जी सकते हैं। अगर भारत ने आपके ऊपर चीन की तरह एक पॉलिसी थोप दी होती तो आप क्या कर देते? आप कुछ नहीं कर पाते। जब चीन सेना के बल पर पूरा शासन चलाता है, दास बन जाते फिर तो भैया सीधा। समझ रहे? आप अपनी जो ये स्वायत्तता की मांग, जिस दिन आप स्वायत्तता की मांग करते उस दिन आपकी खोपड़ी में गोली भर देते, तो क्या कर लेते आप? ऊपर पहुंच जाते। समझ आई बात? तो अगर आपको हमने आजादी दी है, स्वायत्तता दी है इतनी, तो फिर थोड़ी सी ना देश के बारे में भी सोचो। एक देश है और उस देश में आपका रहना और उस देश की एकता को बनाए रखना आपका भी कर्तव्य है। हमने कभी भी आपकी भाषा, आपकी संस्कृति को नाकारा नहीं है। 26 जनवरी को भी दिखाइए झांकी। समझ रहे? अरे ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आगे सुनो। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती है। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और इन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। आप सब जानते हैं लोकतंत्र का तो यही है ना, लोकतंत्र का तो मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति की समस्या का निवारण कराया जाए, हर समस्या का निवारण कराया जाए। तो लोकतंत्र में थोड़ा भरोसा रखो, लोकतंत्र में थोड़ा भरोसा रखो और लोकतंत्र के अनुसार आप अपनी समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करो। और ये हमारे नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है, जिनको जनता चुनती है कि जाओ हमारी बातों को रखो, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। जो निकम्मे आ जाते हैं और बैठ जाते हैं संसद भवन में चुपचाप, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का दौरा करते रहे और उनकी बातों, उनसे संवाद करते रहे, बातचीत करते रहे, जिससे कि देश की समस्याओं का निवारण किया जा सके और देश को समस्याओं, देश की और लोगों की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके और उनकी समस्याओं का सही ढंग से निवारण हो सके, उनको हिंसक रास्ते पर जाने की कोई जरूरत ना पड़े। वो तो भैया खाली ताली बजाने के लिए आते हैं। वही दिक्कत है ना, वही तो दिक्कत है ना। इसीलिए तो कह रहा हूं ऐसे लोगों को चुनो जो सही है, ऐसे लोगों को चुनो और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कैंडिडेट पर हम तो अंधे हो जाते हैं, पार्टी देखने लगते हैं। तो पार्टी के चक्कर में हम अपने देश का पार्टीपन कर देते हैं। अगर जो पहले सही भी लगता है कि यार सही है, पर बाद में आके खेल जाता है, तो खेल जाता है तो अगली बार उसे भी खेल खिला दो, अगली बार उसे भी खेल खिलाओ ना। फिर 5 साल के लिए तो मौज हो गई ना, उसकी मौज हो जाती है, लेकिन उसके बीच में भी आप कर सकते हो, आप आंदोलन करो, आप उसे सही रास्ते पर लाओ। आप अपनी सरकार से कहो कि ये जिस व्यक्ति को हमने चुना है वो गलत है और इसको इसके पद से हटाया जाए। कॉल भी तो कर सकते हैं इन लोगों को हम लोग, पर इंडियन के अंदर फिर री-इलेक्शन कराना पड़ेगा। सब है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। बिना जागरूकता के कुछ नहीं होने वाला। आगे सुनो,
ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की बृहद आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधता का सम्मान हो और और साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। एक आम बात है और हमारे देश में तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और हमारा देश आगे बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और लोकतांत्रिक राष्ट्र कभी भी किसी की इच्छाओं को दबाता नहीं है। आप अपनी इच्छाएं आप रखें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। बस हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, कायम रखकर शांति बनाए रखते हुए आप अपनी इच्छाओं को रखें। और अगर सरकार तब न माने तो आपके पास हथियार है, चुनाव, तब आप उनको अपनी ताकत दिखाएं। पर आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए, अपने वोट को आप बेचे नहीं, आप उस ताकत का सही से प्रयोग करें। भैया आखिरी वक्त पे आके वो आपका मांग ले, तब भी आप उनको दोगे वोट। तो यही तो दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत है ना कि आप सोचते नहीं है ना। वो तो राजनीति खेल गए, वो तो पॉलिटिकल स्टंट वही तो है ना, आप समझते नहीं है ना। फिर भाई देख लो ज्यादा नहीं बड़ा नहीं है। अभी रुको, आपका भी निवारण किया जाएगा। आपका भी निवारण। तनाव के दायरे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसी कठिन मामलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों को अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। तो ये सारी मैं थप्पड़ मार दूंगा इसको, हरकतें कर रहा है। तो आपने देखा कि जब तक आप सही रास्तों पर चलते रहेंगे कोई आपको नहीं मारेगा, लेकिन जब आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो सत्यम जैसा हाल होकर रहेगा, है ना। आपने देखा देश बना तो देश को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश बनते ही दो भागों में विभाजित हो गया और देश को बनाने में हमें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा ये आपसे छिपा नहीं है। आपने इन सब चीजों का अध्ययन कर लिया है, इन सब चीजों का अध्ययन आपने बहुत विस्तार से कर लिया है। मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठाएं, लेकिन उसको भी उठाने का एक सही तरीका अपनाएं। अगर आप अपनी आकांक्षाओं को उठाने का सही तरीका नहीं अपनाएंगे तो आपके लिए समस्याएं जरूर आएंगी। अपने देश के विरुद्ध जाएंगे तो आप अपने देश के विरुद्ध जाएंगे तो आपके विरुद्ध भी कोई ना कोई खड़ा कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? आगे सुनना। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषा लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और
1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जाता है कि विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। ये सही बात है। देखो, आप देश में रहते हुए देश की समस्याओं का निवारण कर लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम आपको तोड़ देंगे। ये बात आप जान दो। हमने आपकी जो वाजिब मांगे हैं, हमने कभी भी उन मांगों को मानने से कभी मना नहीं किया। आपकी सरकार ने ये कदम उठाए हैं। आपने कहा कि हमें एक भाषा का राज्य चाहिए, हमने आपकी संख्या को देखते हुए आपको एक भाषा का राज्य प्रदान किया। आपको लगता था कि आपकी प्रशासनिक बातें सही ढंग से नहीं उठाई जा रही, तो हमने आपको दे दिया उत्तराखंड कहता था कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी उत्तर प्रदेश से संस्कृति मिलती जुलती नहीं है, और हमारी राजनीतिक समस्याओं का निदान इतनी जल्दी से, तीव्रता से नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि राजधानी बहुत दूर है, हाई कोर्ट बहुत दूर है, इसलिए हमें एक नए राज्य की जरूरत है। तो हमने आपको भी एक राज्य दिया, उत्तराखंड। झारखंड कहता था कि हमें हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा, हमारी जिस प्रकार की संस्कृति है, हम एक जनजातीय, हमारा एक जनजातीय इलाका है, तो हमारी बात उस प्रकार से बिहार सरकार में उठाई नहीं जा पा रही, तो हमें एक नए राज्य की आवश्यकता है, तो हमने उनको भी दिया। हमने कभी भी किसी की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, उचित क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हमने कभी भी दरकिनार नहीं किया, अनसुना नहीं किया। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए जो आपसे संभव हो सके प्रयास आप करें, जो संभव हो सके वो प्रयास आप करें और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। अगर देश की अखंडता और एकता पर सवाल आएगा तो आपकी आकांक्षाओं को भी दबा दिया जाएगा। जैसे खालिस्तान की मांग किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश को तोड़ता है, वो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कुछ मुट्ठी भर लोगों की मांग को, कुछ मुट्ठी भर लोग मांग करें और उनकी हम मांग को मान लें। ये वो लोग भारत में भी नहीं रहते जो मुट्ठी भर लोग हैं। वही बात है ना, मुट्ठी भर लोगों की मांग को पूरा करने के लिए हम अपने देश के टुकड़े कर दें, ये कहीं से भी सही नहीं। हाँ पूछो। अच्छा भैया, जैसे कि कोई मतलब बच्चा है, वो मतलब भारत में पैदा नहीं हुआ, पर वो मतलब बाद में भारत की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, पर वो ना बाहर जाता है, तो मतलब भारत के अगेंस्ट में बात करे तो उसके खिलाफ इंडिया एक्शन ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? जब उसने भारत की नागरिकता ले रखी है तो उसके ऊपर हमारा राजनीतिक अधिकार है। भैया जब उसने अगर वहां की नागरिकता ले ली फिर नहीं बोल सकते ना? हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है ना। हाँ। आपको भी बोलने का, हमारे ऊपर बोलने का अधिकार कहां से रह गया फिर? हाँ। आपको कौन दे रहा है अधिकार? जब आप हमारे देश के ही नहीं है तो आपको हमारे देश के ऊपर बोलने का अधिकार किसने दे दिया? और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यक्ति हमारे देश का ही नहीं है उसकी बात हम क्यों सुने? हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, है ना? ये तो नॉर्मल सी बात है यार। जो भी आपका विरोधी है वो आपको गाली देगा ही देगा। हर कोई गाली बकेगा, हर किसी को मारता फिरेगा। अरे एक बात अनसुना करो, हाथी मदमस्त है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्ते के भौंकने से हाथी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली बर्तन तो बजते रहते। समझ में आई बात? तो भैया भारत जो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, उसको बैन में क्यों नहीं ले सकता? सब कुछ ले सकता है। वो हमारे देश में तो नहीं आ सकता ना। अरे बाहर से आप किले के बाहर से रहते हुए किले को तोड़ नहीं सकते। किले को तोड़ने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा, तो हम अंदर ही नहीं आने देंगे, उसको बैन कर देंगे। समझ में? और भैया वो जो नीरव मोदी है वो अब पैसों को घोटाला करके भाग गया था, आज तक तो एक्शन नहीं हुआ। बहुत हो रहा है, वो सरकारी चीज है, अब उतना मुझे भी नहीं पता, उतना आपको भी नहीं पता, हर चीज दिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें अंदरूनी तौर पर करी जाती है। यूके की पॉलिसीज भी वैसी है। यूके तो चोर है, पॉलिसीज भी तो इसीलिए उसने चोरों को छुपाने के लिए अपने देश में पॉलिसीज भी वैसी बना रखी है। समझ में आई बात? ब्रिटेन सबसे बड़ा चोर है,
और ब्रिटेन ने चोरों को छुपाने के लिए अपने देश में बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रखी है। इसलिए सारे चोरी यहाँ से करके भाग जाते हैं। हाँ, इसीलिए सारे चोर वहीं जाकर बसते हैं। ज्यादातर यूके में। ठीक, बस कहता है कि हमने मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए इतने बेहतरीन कानून बना रखे हैं। झूठ है ये, सरासर झूठ है। उनको फायदा हो रहा होता है तभी तो वो भी रखते हैं। समझ में बात? इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोटा पैसा लगा देते हैं उनके ऊपर। आगे सुनो। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसीलिए अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन मसलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इनके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरण को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है, इतिहास सिखाता है। इतिहास सिखाता है। इतिहास से सीखो और कभी भी उन गलतियों को दोहराओ मत जो आपके देश को तोड़ती हैं। अच्छा भैया, इसीलिए आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, जिससे कि आप समझ सको और कभी भी उन गलतियों को ना करो जो आपके देश को तोड़ने वाली गलतियां हैं। समझ में आई बात? हाँ बोलो भैया। वो जो आपका न्यूज इंटरव्यू था, आपने उसमें भी ये बात बोली थी। हाँ, तो उसमें आपका मतलब क्या उद्देश्य था बोलने? यही बोलने का उद्देश्य था कि आप आज के समय में जो हम धार्मिक कलह फैला रहे हैं, हाँ, फिर से कहीं वो विभाजन का कारण न बन जाए। विभाजन हुआ तो किस कारण से हुआ? धार्मिक कलह के कारण ही हुआ। हमारे देश का धार्मिक कलह ने ही, हमारे धार्मिक कलह ने ही हम एक नए देश का उदय किया, नहीं तो वो कभी होता ही नहीं। अगर हमें आपसी भाईचारा होता, हिंदू मुसलमानों में अगर भाईचारा होता, तो कभी भी पाकिस्तान जैसे देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता। इसीलिए मैंने वो बात कही कि इतिहास सीखने की चीज है, इतिहास दोबारा दोहराने वाली चीज नहीं है। गलतियों को गलतियों को अगर आप दोबारा दोहरा रहे हैं तो फिर इतिहास पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। एक टॉपिक जो आज का मैंने निर्धारित किया था कि आज की क्लास में हम कश्मीर विषय पर पढ़ेंगे, समय ज्यादा हो गया है, जिस कारण से आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।